आज की हमारी कहानी एक लड़की के बारे में है। इसका नाम जेना रिंक है। ये एक बेहद अंडर कॉन्फिडेंट और अनपॉपुलर टीनेजर है। ये अपने स्कूल के एक फेमस लड़कियों का ग्रुप है, जैसे सब सिक्स चिक्स कहते हैं, उसमें शामिल होना चाहती हैं। आज इनके स्कूल में एक फोटो शूट है जो इनके एनुअल कैलेंडर और स्कूल रिकॉर्ड्स में रहने वाला है। जेना अपने फोटो से बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि उसमें वो अजीब से दिखाई दे रही है। तभी इसका बेस्ट फ्रेंड मैट वहां पहुंच जाता है और वो अपने कैमरे से दोनों की पिक लेता है। अपने पिक से पहले ही इतने परेशान जेना के जले पे नमक छिड़कने को लूसी वहां पहुंच जाती हैं और अपने परफेक्टली क्लिक्ड फोटो को शो ऑफ करती है। ये उन सिक्स चिक्स ग्रुप की सरदार है। ये मैट को बीवर कहकर उसकी खिल्ली उड़ाती है, लेकिन वो उसकी बातों को तवज्जो दिए बिना वहां से चला जाता है। आज जेना का 13th बर्थडे है और वो उनको अपने घर पे पार्टी पे इनवाइट करती हैं। वो पार्टी में आने के लिए मान जाते हैं, एक शर्त पर कि जेना उनका होमवर्क करेगी। वो उनके शर्त मान लेती हैं। स्कूल से घर लौटते हुए मैट उसे समझाता है कि वो सब उसके दोस्त नहीं हैं और उन्हें इनवाइट करना एक गलत डिसीजन है। मगर वो कहती है कि उन्हें उनके जैसा बनना है और उनके ग्रुप में शामिल होना है। मैट जेना को रेजल्स ऑफर करता है। ये एक बबल गम है। हर बेस्ट फ्रेंड की तरह इनका भी एक तकिया कलाम है। ये जब भी अलग होते हैं तो मैट इटालियन में अरिवडाची कहता है, जिसपे जेना फ्रेंच में उसे और रुवा कहती है। दोनों का ही मतलब गुड बाय है। जेना पॉइज मैगजीन की दीवानी है। ये मैगजीन फैशन में क्या लेटेस्ट चल रहा है और कौन सी मॉडल टॉप में है, इन सब के बारे में बताती है। जेना बर्थडे के लिए तैयार होती हैं। उसके मॉम एंड डैड उसे विश करते हैं। वो अपने मॉम से कहती है उसे 30 इयर्स का होना है, उस मॉडल की तरह जो कि मैगजीन में है। फिर वो माइकल जैक्सन के थ्रिलर सॉन्ग पर डांस प्रैक्टिस करती है। मैट उसे बर्थडे प्रेजेंट में एक बार्बी ड्रीम हाउस गिफ्ट करता है। उसने उसे महीनों लगाकर बनाया था। वो उसके ऊपर विशिंग डस्ट छिड़कता है। इतने में जेना के फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं। वो मैट के गिफ्ट को स्टोर रूम में रख देती हैं। क्रिस ग्रैंडी भी अपने फ्रेंड्स के साथ उसके बर्थडे में आया होता है। वो स्कूल में सबका क्रश है। मैट यहाँ अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले करके मस्त डांस कर रहा होता है, लेकिन वो सारे मिलके उसे वहां से जाने को कहते हैं। इनके ग्रुप में इंक्लूडेड फील करने के लिए जेना भी मैट का इंसल्ट करती है। लूसी जेना की आंखों में पट्टी बांधकर उसे स्टोर रूम में बिठा देती हैं और कहती हैं ये क्रिस का आइडिया है, वो उसे किस करना चाहता है। वो बड़ी मासूमियत के साथ उसका इंतजार करती रहती हैं और यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ बर्थडे का सारा ड्रिंक्स और स्नैक्स खा के वहां से चले जाते हैं। मैट जेना को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। जेना उसे क्रिस समझकर किस करने ही वाली होती है, तभी मैट बताता है कि वो क्रिस नहीं मैट है और बाकी सारे वहां से जा चुके हैं। वो सोचती है मैट ने ही कुछ किया होगा, तभी सब वहां से चले गए। वो उसे भला बुरा सुनाकर वहां से भगा देती है और खुद को स्टोर रूम में बंद कर देती है। वो कहती है उसे सबसे नफरत है, खुद से भी नफरत है। वो 30 इयर्स की होना चाहती है, जिससे कि उसकी लाइफ शायद बेटर हो। टेबल के ऊपर रखे उस बार्बी हाउस से विशिंग डस्ट जेना के ऊपर गिरने लगता है। अगली सीन में हम देखते हैं जेना की जब नींद खुलती है तो वो खुद को एक एडल्ट के रूप में पाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो टेबल पे पड़े बिल्स को देखती है तो उसे समझ आता है कि ये यहीं रहती हैं। वो अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन वो वॉइस मेल में चला जाता है। वो घर पर दूसरे आदमी को देख डर जाती है और वहां से भाग खड़ी होती है। तभी उसकी कलीग उसे रिसीव करने उसके घर के बाहर आई होती है। दरअसल ये वही लूसी है, सिक्स चिक्स ग्रुप की सरदार। अब ये दोनों पोइज मैगजीन के लिए काम करते हैं। वो जेना की बहकी बहकी बातें सुनकर सोचती हैं कि वो शायद हैंगओवर में है। वो जब ऑफिस पहुंचती है तो बहुत खुश हो जाती हैं, ये जानकर कि वो पोइज मैगजीन के लिए काम करती है। इनके बॉस का नाम रिचर्ड है। ये एक मीटिंग में बैठे होते हैं। जेना अपनी सेक्रेटरी को मैट की डिटेल्स और फोन नंबर देकर उसके बारे में पता करने को कहती है। यहाँ मीटिंग में कंपनी के ग्रोथ के बारे में डिस्कशन होता है। इनका कॉम्पिटिटर स्पार्कल मैगजीन है, जो कि अभी के समय में पोइज को नेक टू नेक कंपटीशन दे रहा है। जेना बाथरूम का एक्सक्यूज देकर वहां से अपने कैबिन में जाती हैं। वो उसी आदमी को अपने साथ फोटो में देखती हैं। ये उसका बॉयफ्रेंड है, जो कि एक मशहूर हॉकी प्लेयर है। वो दूसरे फ्रेम में मैडोना की साइंड फोटो देखती हैं, जो कि अब जेना की दोस्त है। तभी इसकी सेक्रेटरी वहां आती हैं और कहती हैं कि उसने जो फोन नंबर दिया था वो मैट के पेरेंट्स का है। उनसे उसने मैट का एड्रेस निकाल लिया।
जेना वहां से निकलकर मैट को मिलने चली जाती है। अब हमारा मैट पहले जैसा मोटू नहीं बल्कि हल्क बन चुका था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। मैट एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। जेना उससे कहती है कि कल रात तक वो 13 इयर्स की थी, लेकिन जब सुबह उठी तो वो बदल गई थी और मैट भी बदला हुआ है। मैट को शक होता है कि उसने कहीं गांजा तो नहीं फूंक रखा या कोई ड्रग्स तो नहीं ली। वो कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैट से उसकी याददाश्त वापस लाने में हेल्प करने को कहती है। जेना को बस अपने 13th बर्थडे तक का ही याद था। मैट बताता है कि हाई स्कूल के बाद वो एक दूसरे के टच में नहीं है। उसने मैट से दोस्ती तोड़ दी थी। मैट जेना को उसके घर पहुंचाता है। वो रास्ते में उसे बताता है कि वो अलग अलग कॉलेज गए, उनके रास्ते अलग हो गए थे। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर वो हाई स्कूल की ईयर बुक दिखाता है। मैट बताता है कि 6 चिक्स ग्रुप की सरदार थी और उस ग्रुप में से लूसी अब उसके साथ काम करती है। फिर जेना उसे पहचान लेती है। वो स्कूल में प्रॉम क्वीन भी रह चुकी थी। उसने स्कूल के सबसे फेमस लड़के क्रिस ग्रैंडी को डेट किया था। तभी जेना को कॉल आता है कि 8:30 बजे की पार्टी के लिए लिमोजिन उसे पिक करने के लिए आएगी। जेना मैट को भी पार्टी में आने को कहती है। मैट कहता है वो कोशिश करेगा। वो उसे जाते वक्त बचपन के जैसे अरेवडाची कहती है, जिसके रिस्पॉन्स में वो औरवा कहता है। जेना पार्टी के लिए पूरी सेट होती है। वो लिफ्ट में अपनी पड़ोसन बेकी से बात करती है, जिसपे वो भी सरप्राइज होती है क्योंकि जेना हमेशा उसे इग्नोर करती थी। अब ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। जेना लिमो में सवार होकर पार्टी में पहुंचती हैं। जेना पार्टी में जी भर के आइसक्रीम और बाकी के स्वीट ड्रिंक्स एंजॉय करती हैं, लेकिन पार्टी मुरझाई सी थी, जिसके कारण लोग वहां से जल्दी निकल रहे थे। जेना का बॉस रिचर्ड उसे कहता है कि कुछ करना चाहिए वरना ये शाम फ्लॉप रहेगी। जेना डीजे को कहकर सॉन्ग चेंज करने को कहती हैं और सब डांस फ्लोर पे आ जाते हैं। ये शाम सुपर हिट रहती है। जेना और लूसी एक शाम रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। तभी उन्हें मैट मिलता है। वो अपनी फियांसी वेंडी को इंट्रोड्यूस करता है। वेंडी शिकागो में एक वेदर रिपोर्टर है। वो बताती है कि मैट ने उनके बचपन की सारी कहानियां बता रखी हैं वेंडी को। वो ये भी बताती हैं कि वो और मैट शादी के बाद हमेशा के लिए शिकागो जाने वाले हैं। इस बात से जेना थोड़ी उदास हो जाती है। तभी जेना का बॉयफ्रेंड एलेक्स वहां पहुंच जाता है। इसके बाद वहां से जेना एलेक्स के अपार्टमेंट में जाती हैं। वो जेना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। क्योंकि जेना अब भी दिमाग से 13 इयर्स की थी, उसे ये बहुत वियर्ड लगता है और वो वहां से भाग जाती है। वो पिछली रात की सारी स्टोरी बेकी को सुनाती है और ऑफिस को निकल जाती है। ऑफिस में सब टेंशन में थे क्योंकि उनके सारे डिजाइन्स किसी तरह से उनके कॉम्पिटिटर स्पार्कल तक पहुंच रही थी और इससे उनके ओरिजिनल आइडिया होने के बावजूद भी स्पार्कल की सेल पोइज मैगजीन से ज्यादा होने लगी थी। रिचर्ड प्रपोज करता है कि उन्हें अपने लेटेस्ट एडिशन को पूरी तरह से रीडिजाइन करना होगा, नहीं तो उनकी कंपनी शट डाउन हो जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी लूसी और जेना को दी जाती है। उनके पास 2 हफ्ते का समय था। जेना अपने आइडिया पे काम कर रही होती है। इतने में केबिन में उसके कलीग ट्रेसी का हस्बैंड आकर डायरेक्टली उसे किस करता है। वो ऑफेंड हो जाती है, जिसपे वो कहता है कि उन्होंने पहले बहुत से कांड किए हैं, अब वो क्यों मना कर रही है। वो उसे जोर से लात मारकर वहां से निकल जाती है। उसकी सेक्रेटरी ये देखकर खुश हो जाती है। वहां से गुजरते हुए जेना लूसी की बातें सुन लेती हैं। लूसी प्लान कर रही होती है कि वो जेना से अलग होकर प्रोजेक्ट पर काम करेगी और सारा क्रेडिट अकेले लेगी। वैसे भी जेना ने एक समय पर अपने जूनियर का आइडिया चुराकर उसे नौकरी से निकालकर सारा क्रेडिट अकेले ले लिया था। वो जेना की बहुत बुराई करती है। जेना को रियलाइज होता है कि उसने बहुत से बुरे काम किए पास्ट में और उसका कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है। वो मैट के घर जाती हैं और उसे अपने साथ वॉक पर ले चलती हैं। वो मैट से पूछती हैं कि क्या वो सच में वेंडी से प्यार करता है, क्या वो कुछ स्पेशल फील करता है जब भी वो वेंडी के साथ होता है। जिसपे वो बताता है उसे हाई स्कूल के बाद ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ। वो मैट से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था कि वो एक दूसरे के टच में नहीं रहे। उसे 13th बर्थडे के दिन के अलावा और कुछ भी याद नहीं था। फिर मैट बताता है कि उसने अपने बर्थडे के दिन मैट को बहुत जोर से मारा था और ड्रीम हाउस जिसे बनाने में उसे महीनों लगे थे वो उसके ऊपर फेंक दिया था। उसके बाद से उसने हमेशा के लिए मैट से बातें करना बंद कर दी थी। जेना को अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है। वो अपने पेरेंट्स के घर जाती है। वो सालों से उनसे नहीं मिली थी। वो क्रिसमस में
उनके पास जाया करती थी, मगर उसे वहां गए हुए भी कई साल हो चुके थे। वो अपनी मॉम से पूछती हैं कि उन्हें अगर पास्ट में जाने का मौका मिले तो वो क्या करना चाहेंगी, जिसपे वो मजाक से कहती हैं, अपने रिंकल्स को हटाना चाहूंगी। दरअसल दोस्तों, ये टाइम मशीन वाली बात, पास्ट में जाने वाली बातें, ये हमारे रिग्रेट को दर्शाती हैं। हम सभी अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी बात को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, जिससे आज हम जिस परिस्थिति में हैं उससे बेहतर हालात में पहुंच सके। सच्चाई ये है कि हम उसे नहीं मिटा सकते, लेकिन उन गलतियों को सुधार जरूर सकते हैं। जिना की मॉम भी उसे यही सलाह देती है। अपने इस ट्रिप से वो बहुत मोटिवेटेड फील करती है। वो घर पहुंचकर अपने स्कूल एल्बम को देखती हैं और उसे मैगजीन के लिए एक आइडिया आता है। वो अपने उस आइडिया पे ऑफिस में लेट तक काम करती हैं। वो लिफ्ट में लूसी से मिलती हैं और वो बताती हैं कि वो भी लूसी की तरह अपने आइडिया पे उससे अलग काम कर रही है। जेना मैट से मिलती हैं, उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए पोइज का फोटोग्राफर चूज करती हैं। वो उसे एडवांस चेक भी ऑफर करती है। ये मिलकर अपने स्कूल के दिनों जैसे फोटोज लेते हैं, प्रॉम नाइट को रिक्रिएट करते हैं, अपने स्कूल के एनुअल डे जैसा सीन रिक्रिएट करते हैं। वो साथ में मिलकर उन फोटोज को एडिट करते हैं। उन्हें बचपन के बबल गम रेजल्स की याद आती है। वो तभी स्टोर में जाते हैं। वो अब भी दुकान में मिलते थे। वो वहां से वॉक पे निकलते हैं, पार्क में जाते हैं, फिर एक दूसरे को किस करते हैं। तभी मैट को याद आता है कि उसकी शादी होने वाली है। वो उठकर बैठ जाता है। जेना अपनी किसिंग एक्सपीरियंस अपने टीनेज फ्रेंड्स को बताती हैं। यहाँ वेंडी मैट को सरप्राइज विजिट देती है और वो लंच पे जाते हैं, जहां वो मैरिज डिस्कस करते हैं। अब मैट को भी जेना के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही थी, तो वो खोया खोया सा था। ऑफिस में रिचर्ड जेना से पूछता है कि वो और लूसी अलग अलग क्यों काम कर रहे हैं, जबकि उनके पास समय बहुत कम है। जिस पे वो कहती हैं कि उनके पास 2 ऑप्शंस होंगे, जो पसंद आए उसे पिक कर सकते हैं। लूसी अपना प्रेजेंटेशन देती हैं। वो अपना प्रोजेक्ट पेश करती हैं, जिससे कि रिचर्ड उतना इंटरेस्ट नहीं दिखता, बल्कि उसे वो पसंद ही नहीं आता। लूसी वहां से गुस्से में बाहर निकलती हैं। अब जेना की बारी थी। उसका प्रेजेंटेशन बेहद सिंपल है। उसने इसमें सेलिब्रिटीज नहीं बल्कि आम लोगों को शामिल किया था, जिससे कि लोग रिलेट कर सके। ये सबको बहुत पसंद आता है। रिचर्ड इसको फाइनल कर लेता है और अनाउंस करता है कि वो इसे नेक्स्ट डे बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट करेगा। वो इन फोटो से काफी इंप्रेस्ड था और मैट से मिलने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है। बोले जो कोयल। जी हाँ, रिचर्ड एक गे है। जेना ये खुशखबरी देने के लिए मैट के घर जाती है, लेकिन वो घर पर नहीं होता। वेंडी से उसे पता चलता है कि उनकी शादी कल ही हो रही है। जेना का दिल टूट जाता है। यहाँ मैट उसे ढूंढते हुए उसके ऑफिस में आया होता है। लूसी उसे झूठ कहती है कि जेना ने न्यू फोटोग्राफर हायर कर लिया, क्योंकि मैट उतना प्रोफेशनल नहीं है और उन्हें मैट की अब जरूरत नहीं। वो उसे धोखे से रिलीज फॉर्म साइन करा लेती हैं। जेना ऑफिस पहुंचती है तो उसे रिचर्ड से पता चलता है कि उनकी बोर्ड मीटिंग कैंसिल हो गई है, क्योंकि लूसी ने उनका प्रोजेक्ट स्पार्कल को दे दिया। अब वो वहां की चीफ एडिटर बन गई हैं। उनकी मेहनत से बनाई सारे डिजाइन स्पार्कल ने रातों रात पब्लिश करके पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। जेना कहती हैं वो सारे कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। तभी रिचर्ड उसे मैट की साइन की हुई परमिशन रिलीज लेटर दिखाता है। जेना सब समझ जाती है। उसे याद आता है आज ही मैट की वेडिंग है। वो टैक्सी हायर करती है। गेस व्हाट, ये टैक्सी का ड्राइवर वही क्रिस ग्रैंडी है, जो एक समय में पूरे स्कूल का क्रश हुआ करता था। वो भी जेना को पहचान लेता है और फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। बहुत ट्रैफिक होने के कारण जेना वहां से निकलकर भागते हुए मैट के घर पहुंचती है। वो मैट से अपना लव कन्फेस करती हैं। वो भी बताता है कि उसे भी जेना के लिए फीलिंग्स है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब वेंडी के पेरेंट्स और सारे गेस्ट आ चुके हैं। अब वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। वेंडी उसे बहुत चाहती है और वो इतने सारे लोगों का दिल नहीं तोड़ सकता। जेना रोने लगती है। मैट ने वो ड्रीम हाउस को रिपेयर करके अपने पास रखा हुआ था। वो उसे जेना को फिर से दे देता है। जेना उस ड्रीम हाउस को लेकर चली जाती है। वो उसे निहारते हुए विश मांगती है कि काश किसी तरह सब कुछ पहले जैसा हो जाए। उस ड्रीम हाउस के ऊपर पड़े विशिंग डस्ट के असर से वो फिर से अपने 13th बर्थडे में पहुंच जाती है। वो मैट को किस करती हैं और
लूसी को दिए हुए होमवर्क को फाड़कर उसकी इंसल्ट करती हैं। अब कहानी फिर से 15 इयर्स आगे पहुंचती है, जहां ये शादी करके हैप्पीली मैरिड हैं। Thank you for watching and please subscribe to my channel.